नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा दिन है। अब से कुछ ही देर में आचार समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। महुआ मोइत्रा ने आचार समिति के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और किसी भी तरह की रिश्वत लेने की बात से उन्होंने इनकार किया था। साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की थी और चीरहरण जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने दर्शन हीरानंदानी और जय अनंत देहाद्राई के क्रॉस एग्जामिनेशन की भी मांग की थी, जिसे लेकर अब समिति के सदस्यों की राय सामने आएगी। विपक्षी सांसदों का डिसेंट नोट भी सामने आ सकता है, यानी असहमति पत्र। उसके बाद ये रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाएगी, जिस पर उन पर कार्रवाई की सिफारिश हो सकती है। हम एक बात कह सकते हैं कि हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और करते रहेंगे। नाइंसाफी बर्दाश्त ना पहले थी ना अब है। इस तरीके से हम डरने वाले नहीं हैं। व्हाट द मीडिया अंदर क्या करेंगे, हम क्या किया है, वो एक जो है वो उसको हम बाहर नहीं डाइवर्ज कर सकते। हम रूल्स के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जो लोग रूल्स वायलेट कर रहे हैं उन पर चीरहरण वाले रिमार्क पे उन्होंने ये सब देखिए, द्रौपदी का चीरहरण, किसी महिला का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं आचार समिति के सदस्य और बीजेपी सांसद राजदीप रॉय से बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोपों से घिरी महुआ मोइत्रा के मामले पर आज एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है। संभावना है कि आज बैठक में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसको एडॉप्ट किया जाएगा, उसको मंजूरी दी जाएगी। हमारे साथ हैं राजदीप रॉय, बीजेपी के सांसद और कमेटी के सदस्य। दादा, आज बैठक है, रिपोर्ट लगता है अडॉप्ट कर लिया जाएगा। कितना सीरियस माना है आपने जो आरोप लगाए गए थे महुआ मोइत्रा पर? देखिए, ये तो बहुत सीरियस है। ये देश की जो सुरक्षा से रिलेटेड है और दूसरा है एथिक्स कमेटी का है। मतलब एमपी का एथिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए आने वाले दिन में, एमपी हो या एमएलए हो, सांसद हो या विधायक हो या कोई भी निर्वाचित सदस्य हो, पैसे लेके सवाल नहीं करना चाहिए। जहाँ पे सवाल कर सकते, इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट होता है। देश का सुरक्षा लेके होता है, देश का उन्नयन डेवलपमेंट को लेके होता है। तो एक जो गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा जी के ऊपर है वो है कि उन्होंने अनऑथोराइज्ड पर्सन को, जो देश में रहता नहीं है, बाहर रहता है, और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ये वाला जो ओटीपी है उन्होंने उनको दिया है, उन्होंने एक्सेस किया है। जैसे कि क्या होता है, ये सिस्टम तो नया चालू हुआ है, मेंबर्स पोर्टल, आज से 3.5-4 साल पहले। तो हम लोगों को बोला गया बतौर कि आपका एक पीए होगा जिसके पास हम लोग रजिस्टर करेंगे, जिसका फ़ोन नंबर को हम ऑथराइजेशन देंगे। तो उनका भी पास ऐसा एक नंबर है, लेकिन उनको नहीं दे के उन्होंने दूसरा किसी को दिया है, तो गंभीर मामला है। एक आरोप महुआ मोइत्रा उस दिन से लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ उनसे फिल्दी क्वेश्चंस पूछे गए, निजी सवाल पूछे गए, प्राइवेट क्वेश्चन पूछे गए, उनको मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। देखिए, दूसरा दिन जब हम लोग बैठे, सुबह 11 बजे से करीब 1:45 बजे तक हम लोग जब बैठे थे, उनको ही बोलने का मौका दिया गया। किसी एमपी ने कोई सवाल उनको नहीं किया, चेयरमैन साहब ने भी कोई सवाल नहीं किया। तो लंच ब्रेक का बाद जब चेयरमैन साहब ने जब सवाल करने का शुरू किया, उन्होंने 2-4 सवाल का उत्तर देते हुए फिर उन्होंने बोलने लगा कि ये तो निजी सवाल है, ये हम उत्तर नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई चीज़ों पर इसमें बातें रखी गई हैं। कमेटी की बैठक हुई है 2 बार और तमाम चीज़ें, चाहे वो आरोप लगे हों, उसके बाद जो दस्तावेज सामने आए हैं, या तीनों जो मुख्य शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे और जयानंद देहाद्राई और महुआ मोइत्रा जिन पर आरोप लगे हैं, तीनों का डिपोजिशन हुआ है, उनकी पेशी हुई है, उनकी बातें सुनी गई है और तब जाकर कमेटी दस्तावेजों, साक्ष्यों और इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक नतीजे पर पहुंची है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। हम आपको बता रहे हैं कि आचार समिति की बैठक शुरू हो रही है और तमाम जो सदस्य वहां पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी देने के लिए। साथ ही राजीव रंजन भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, अभी वहां पर क्या स्थिति, क्या बैठक शुरू हो गई है और क्या बताया गया है आज की कार्यवाही के बारे में?
कमेटी के अध्यक्ष राजीव, हैं अगर विनोद आप सुन सोनकर पा रहे हैं तो आपसे जी अपनी बात पूरी करें। जी, कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर बस थोड़े पल में आने वाले हैं। मेंबर तकरीबन सब सारे मेंबर आ चुके हैं। विपक्ष के मेंबर की बात करें तो गिरिधारी यादव आ चुके हैं, दानिश अली आ चुके हैं, परनीत कौर आ चुके हैं, बेथलिंगम आ चुके हैं। तो तमाम एक एक कर सदस्य आ चुके हैं। एक दो सदस्य ऐसे हैं कि जो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असहमति पत्र भेजा है। तो जानकारी मिल पा रही है कि मसौदा लगभग तैयार है। उस पर एक मसौदा अडॉप्ट करने को लेकर, स्वीकार करने को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद संभवतः जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुमत जो है सरकार के साथ में है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। विपक्ष को जो है हो सकता है कि वोटिंग के लिए मांग करे या फिर अपने असहमति पत्र जाहिर करे और वॉकआउट करते हुए 2 नवंबर की तरह यह भी हो सकता है कि लोग नारा लगाते हुए अपनी बात कहते हुए बाहर चले आए। लेकिन कुल मिलाजुलाकर फैसला लिया जा चुका है और उस पर बस सहमति की मुहर अब बस लगनी है थोड़ी देर बाद। जी। और प्रशांत, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की रणनीति रहेगी विपक्ष की, क्योंकि हम दानिश अली को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि समिति के अंदर जो होगा वो हम नहीं बता सकते बाहर, लेकिन 2 तारीख को जो गतिविधियां हुई हैं उसको लेकर के आपने राजदीप रॉय से भी सवाल पूछा था और ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है इसमें दानिश अली की भूमिका के बारे में भी उस दिन की घटनाक्रम में जो भूमिका रही उसको लेकर टिप्पणियाँ की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए उस 2 तारीख को विपक्ष के सदस्य कुछ भी कहें अखिलेश, लेकिन 2 तारीख को जो नज़ारा हम लोगों ने देखा उसमें स्पष्ट हो गया था कि किस तरह की बातचीत उस दिन अंदर हुई है और आगे फिर क्या होने वाला। उसी आधार पर हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो 5 विपक्षी सदस्य जो उस दिन महुआ मोइत्रा के साथ जिन्होंने वॉकआउट किया था, उसमें 2 ने तो ऑलरेडी अपना जो असहमति पत्र है, नोट ऑफ डिसेंट, वो भेज दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी और वैद्यलिंगम ने, जो कांग्रेस के सांसद हैं। उसके अलावा उम्मीद ये भी की जा रही है कि दानिश अली, गिरधारी यादव और PR नटराजन जो CPM के सांसद हैं, वो भी अपना नोट ऑफ डिसेंट देंगे। अब देखने वाली बात, हालांकि दिलचस्पी इस बात में है कि प्रणीत कौर जो आज पहुंची हैं इस बैठक में, जो ऐसे तो कांग्रेस की सस्पेंडेड मेंबर हैं, लेकिन कांग्रेस के सदस्य के नाते, कमेटी की सदस्य हैं, कांग्रेस के सांसद होने के नाते उनका क्या रुख होता है? क्या वो अब विपक्ष के सांसदों के साथ जाती हैं या फिर वो जो रिपोर्ट है उसके समर्थन में अपना वोट देती हैं? क्योंकि ये हम मानकर चल रहे हैं और ऐसे संकेत मिले हैं कि विपक्ष के सांसद या तो जैसा 2 नवंबर को हुआ था वो ये कहते हुए वॉकआउट कर जाएंगे कि उनकी नहीं सुनी गई, या वो मत विभाजन की मांग करेंगे। मत विभाजन होता है तो संख्या बल जो रिपोर्ट का समर्थन करने वाले दल हैं, BJP, शिवसेना और एक और सांसद जो YSR कांग्रेस के हैं, तो उनके साथ प्रणीत कौर जाती हैं या उसके खिलाफ जाती हैं। इस बात को भी देखने में दिलचस्पी होगी। इसका एक पॉलिटिकल परिणाम भी आगे चलकर हमको देखने को मिलेगा। तो अब से कुछ देर में इंतजार है, लेकिन विपक्ष ने अपनी भूमिका तय कर दी है। वो नोट ऑफ डिसेंट देंगे और हो सकता है कि वो एक तरह से हंगामा भी करें, जैसा 2 नवंबर को देखने को मिला था। जी, शुक्रिया आपका प्रशांत और राजीव। आप दोनों इस बैठक पर नजर रखिए, हम आपके पास आगे भी अपडेट के लिए आते रहेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अश्विनी दुबे जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट, विनीत गोयनका जी हैं, सचिव CKS सेंटर फॉर नॉलेज एंड सोवरेनिटी, और साथ ही VK अग्निहोत्री साहब हैं, पूर्व महासचिव राज्यसभा। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। अग्निहोत्री जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। समिति की कार्यवाही अब शुरू होने जा रही है और जो बात हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि वहाँ पर विपक्षी दल के जो सदस्य हैं समिति में, वो अपना असहमति का नोट देंगे कि वो जो रिपोर्ट आई है इससे सहमत नहीं है। तो इसका क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से इस रिपोर्ट पर, और आगे किस तरह की कार्रवाई इस रिपोर्ट को लेकर होगी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है जबकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि समिति की मीटिंग में अंदर क्या होगा, क्योंकि ये समिति की मीटिंग इन कैमरा होती है और उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इट इज़ नॉट लाइक योर US कमिटीज़ और व्हाटएवर जहाँ ओपन होता है प्रोसीडिंग्स। तो ये कुछ नई चीज़ है और बहुत ही हमारे समझ में अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की चर्चा हो रही है, लोग बोल रहे हैं। लेकिन वो तो 2 तारीख को विपक्ष के सांसदों ने बाहर आके खुद ही सारा बता दिया था। वही कह रहा हूं, इसी बात को तो लेकर के रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि सदन की जो समिति की जो कार्यवाही होती है वो गुप्त होती है, तो बाहर आकर के उन्होंने जिस तरह से पूरा घटनाक्रम का ब्यौरा दिया था, उसी पर समिति ने भी आपत्ति की है। उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, वही मैं कह रहा हूँ कि जो मेंबर्स थे उन्होंने आके बाहर बोला समिति में क्या हुआ। वैसे आज अभी आपने दिखाया
कि एक मेंबर ने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि अंदर क्या हुआ। तो सही बात तो वही। तो अब उसके आगे मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई अंदर जो होगा उसमें कैसे होगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर तो बहुमत से काम होता है। तो कमेटी में जितने लोग हैं उसमें कितने लोग जो रिपोर्ट के पक्ष में अपना वोट देते हैं और कौन उसके अगेंस्ट देता है, उसके बेसिस पर रिपोर्ट का अडॉप्शन होगा। जी, अश्विनी दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर शुरू से ही नजर आपने रखी हुई है। आज इस आचार समिति की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इसमें महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को समाप्त करने की सिफारिश भी समिति अपनी ओर से कर सकती है, और साथ ही भारत सरकार से आग्रह भी कर सकती है कि मनी ट्रेल हो या फिर जो अन्य आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए लगे हैं उनकी भी जांच भारत सरकार करवाए। तो आपके हिसाब से आगे इसमें अब किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, दो पार्ट में पैरेलल जो जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही है, पहला तो एथिक्स कमेटी जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 105 में एक पार्लियामेंटेरियन को इम्यूनिटी रहती है प्रश्न पूछने की, खास तौर से सामाजिक सरोकार से, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, उसका प्रिविलेज, उस प्रिविलेज का वायलेशन हुआ जिस तरह से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट और तमाम प्रथम दृष्टया जो सबूत मिल रहे हैं, जो एलिस्ड हैं, उसके मुताबिक कि लॉगिन आईडी का एक्सेस एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो ऑथराइज्ड नहीं था किसी भी तरह यूज करने में। दूसरा, सांसदों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है उसको वो बेच नहीं सकते किसी भी तरह से किसी और के साथ इसकी। अब तीसरी जो बात आई, आज जो रिपोर्ट हम लोग भी न्यूज़पेपर मीडिया में पढ़ रहे हैं आप सबके माध्यम से आदरणीय अखिलेश जी, वो ऐसा, और जो हमने टीवी में भी देखा, वो एक पार्लियामेंटेरियन का, जो वहां पर एक लॉ मेकर का, जो उस समय हमने देखा कि एथिक्स कमेटी और प्रोब में सपोर्ट करने के बजाय, कोऑपरेट करने के बजाय, प्रोसेस के साथ जाने के बजाय अचानक आते ही क्वेश्चंस खड़ा करने लगना, ह्यू एंड क्राई वजह आपत्तिजनक और एथिकली, अनैतिक कहेंगे हिंदी में थोड़ा ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, अनएथिकल था। एक तो ये। तीसरी बात, जो अगर हम बात करें बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की, अगर जो मेंबर्स कुछ छोड़ भी देते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं वो जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो रिकमेंडेशंस मानी जाती हैं और बाद में वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस पटल पर रखी जाती है। अब यहां पर दूसरी जो पैरेलल बात कर रहे हैं, चूंकि एक पार्लियामेंटेरियन को इम्यूनिटी होती है और पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ जांच के लिए, क्योंकि वो लॉ मेकर भी होता है, तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो लोकपाल के पास हम जाते हैं और लोकपाल जो है उस केस को रेफर कर सकता है सीबीआई को या किसी और इन्वेस्टिगेशन को, और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, बातें महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई सांसद जो पार्लियामेंट के कंटेंट, माफी चाहूंगा अश्विनी जी, आपकी आवाज हम तक रुक रुक कर पहुंच रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको ठीक कराने का प्रयास करेंगे, आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आना चाहूंगा। सुबह भी हमारी बात हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि जो आरोप लगे महुआ मोइत्रा को लेकर के निश्चित तौर पर आप जो है उनके पक्ष में इस बात को लेकर के खड़े नहीं होते, लेकिन आपने कई प्रक्रियाओं के ऊपर इसको लेकर के सवाल उठाए थे, और यही बात जो विपक्ष के सदस्य हैं इस समिति के वो भी उठा रहे हैं कि मौका क्यों नहीं दिया गया महुआ मोइत्रा को। लेकिन जो जानकार हैं संसदीय प्रक्रिया के, संसदीय प्रणाली के, वो ये कहते हैं कि संसदीय समिति जो है वो खुद तय करती है कि जांच किस तरह से होनी है, और ये कोई जिसके ऊपर आरोप है वो तय नहीं कर सकता कि किस तरह से जांच कराई जाए। जी अखिलेश जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है सुबह के बाद, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो कमेटी है वो तय करेगी कि किस तरह से ट्रायल प्रोसीड करे, लेकिन कोई भी कमेटी ये देश के संविधान के ऊपर नहीं हो सकती। देश का संविधान आर्टिकल 14 के तहत हम सबको राइट टू फ्री ट्रायल देता है, यानी कि एक अक्यूज्ड को अपने जो अक्यूजर है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया में कुछ तो एक दो चीजें जो है वो प्रेमा फेसाई अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है। एग्जाम्पल, जय आते हैं कंप्लेन करने को इस कमेटी के अंदर। जय के कुछ आरोप है महुआ के ऊपर, लेकिन जय और महुआ का एक रिश्ता था जो एक सार हो चुका है, जो रिश्ता खराब हो चुका है, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जय के पास। जय आते हैं निशिकांत दुबे जी के साथ। निशिकांत दुबे जी और महुआ जी का पहले से
उनकी खुद की एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, वो इनको ले आ रहे। अगर जय एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट जानते थे कि महुआ जी ये सारी इलीगल काम कर रही थी, तो उनका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वो पुलिस कंप्लेन करे। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की नहीं। अब आते हीरानंदानी जी के ऊपर। हीरानंदानी जी सो मोटो एक एफिडेविट देते पार्लियामेंट को कि इस तरह से महुआ मित्रा ने मुझे डोमिनेट किया, मैं सबमिसिव था, मैंने इस तरह से उनको गिफ्ट दिए। ठीक है, लेकिन उस एफिडेविट के जो मालिक है हीरानंदानी जी, उनको नहीं बुलाया जाता। उस एफिडेविट के बेसिस पे जो कहा जाता है कि महुआ मित्रा ने सवाल पूछे, क्योंकि यही मूल है इस एथिक्स कमेटी का, तो फिर वो एफिडेविट ये तो नहीं कहता कि उन गिफ्ट के बदले में महुआ मोइत्रा ने वो सवाल पूछे थे, क्योंकि क्रिमिनली फिर हीरानंदानी जी भी इंडाइक्ट हो जाते। जहां तक सवाल है लॉगिन आईडी का, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूं, ये एक नंबर का बेवकूफ चीज है और इसकी तुलना आप पीएस ओएसडी से नहीं कर सकते। टीएस और ओएसडी सेक्रेटरी ये अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन तहसीन जी, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बीच में रोकूंगा कि आपने जो दो तीन बातें कही हैं। पहली बात तो आपने कहा कि जय अनंत देहादराई जो है वो पुलिस में बाद में गए और पहले जो निशिकांत दुबे के पास गए, ऐसा नहीं था। उनकी जो कंप्लेंट थी साइमल्टेनियसली की गई और सीबीआई में भी उन्होंने कंप्लेंट की। और नहीं, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लेता हूं तहसीन जी, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसका पालन करना जरूरी है। आचार समिति के नियम ये कहते हैं कि वहां पर कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, सीधे जाकर के किसी सांसद के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, उसे किसी सांसद के जरिए ही आना पड़ेगा। और यही कारण है कि जय अनंत देहादराई ने निशिकांत दुबे के जरिए ये कंप्लेंट की और जो नियम है उसके मुताबिक स्पीकर ने इस कंप्लेंट को एथिक्स कमेटी को रेफर किया। और जहां तक एफिडेविट का सवाल है दर्शन हीरानंदानी के, वो दुबई में रहते हैं, वहां पर उन्होंने जो डिप्लोमेटिक जो रास्ता होता है उसके जरिए अपना एफिडेविट दिया और आचार समिति ने विदेश मंत्रालय से पूछा तो विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की कि ये जो एफिडेविट है ये दर्शन हीरानंदानी का ही है। मैं दोनों चीज से आपके इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यहाँ जहां पर मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, एक जय के मामले में देखिए, वो आज पुलिस और पार्लियामेंट में मैं उससे अग्री करता हूं, लेकिन क्रिमिनल एक्ट जब हो रहा था आज से 1 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले, जब इस बात की जिक्र हो रही है, तब वे उनके साथ रिलेशनशिप में थे, वो जानते थे उस वक्त क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, तब उन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं की। वो उसका कर्तव्य था। अखिलेश जी, मान लो आप और मैं एक साथ दोस्त है, एक घर में रहते हैं, रूममेट्स, और आप देख रहे हो मैं कुछ इलीगल चीज कर रहा हूं, आपका कर्तव्य उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट करना। उसके 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने बाद आप पुलिस कंप्लेंट करते हो, कह रहे मैं आज साफ सोच रहा हूं, वो नहीं चलता। दूसरी चीज, जहां तक हीरानंदानी साहब की बात है, मैं उस एफिडेविट को चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं एफिडेविट जेन्युइन है, मैं तो उसको उल्टा कह रहा हूं जेन्युइन है। लेकिन आप हीरानंदानी साहब ने अगर वो एफिडेविट भेजा तो कम से कम उनको डिपोज होना चाहिए, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और दुबई दिल्ली कुछ इतनी दूर की बात नहीं, जितने भी दिल्ली बीजेपी के सांसद है सब दुबई में मिलते हैं। आप चलिए, दुबई 2 घंटे की फ्लाइट है, तो हीरानंदानी साहब के तो प्राइवेट जेट से 2 घंटे में आ सकते और या ऑनलाइन डिपोज कर सकते, तो उनको डिपोज करना चाहिए था। महुआ मोइत्रा को ये मौका दिया जाना चाहिए था कि उनको क्रॉस एग्जामिन करे, वो क्यों नहीं दिया गया? एलिगेशन क्या है? उन्होंने कुछ गिफ्ट लिए और उन्होंने सवाल पूछे। हीरानंदानी साहब वो नहीं कहते, हीरानंदानी साहब ने कहते मैंने गिफ्ट दिया, सवाल के बदले में नहीं कहा, तो क्रॉस एग्जामिन होने दो। बिल्कुल, ये जो आपने कई प्रश्न उठाए हैं, विनीत गोयन का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आप किस तरह से देखते हैं जो सवाल तहसीन उठा रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका क्यों नहीं दिया गया महुआ मोइत्रा को, जो बात उन्होंने खुद भी लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कही है, और साथ ही कई प्रक्रिया को लेकर के भी सवाल यहाँ पर तहसीन उठा रहे हैं। हालांकि वो इस बात से सहमत नहीं है कि जो लॉगिन नेम और यूजर नेम और जो पासवर्ड वगैरह दिया गया वो गलत कदम था महुआ मोइत्रा का, लेकिन बाकी जो सवाल उठाए उनके ऊपर वो प्रश्न अपनी ओर से लगा रहे हैं। अखिलेश जी, राम राम आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम। तहसीन भाई से मैं केवल एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा तहसीन भाई को, इधर उधर की बात ना कर, बता कारवा क्यों लूटा, कहाँ लूटा, कैसे लूटा, कितने में लूटा। यानी यहाँ वहां की बात करके आप मुद्दे की बात से हटाएंगे। ये अनैतिक आचरण है, अशोभनीय आचरण है किसी भी सदस्य का, और ये जघन्य अपराध है। ये जानबूझ के की गई साजिश है जिसके कारण किसी और को हानि करने के उद्देश्य से की गई एक साजिश है। ये क्षति पहुंचाने के लिए की गई है। तो इसमें केवल पासवर्ड दे दिया, ओटीपी दे दिया, सवाल पूछ लिया, ऐसा नहीं है। जिस समय अडानी जी के ऊपर हिंडनबर्ग का बाहर से एक हमला हो रहा था, देश के बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति हैं, एक घराना है, हजारों लोग वहां पे काम करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है। जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत उन पर अटैक करना, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना, व्यवहार भी उनका जो हाउस के अंदर भी था, बाहर भी था, और पैनल के बाहर आने के बाद में भी था। ये जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिटल ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अशोभनीय था। तो इसमें केवल एथिक कमेटी का जो आएगा वो तो एक आएगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि भारत सरकार इसकी जांच कराए और ये देखे कि केवल पैसे के लिए किया गया था कि पैसे के पीछे भी कुछ और था।
ये पैसे के पीछे जो अगर कुछ और होगा तो भी देखना पड़ेगा कि उसी समय पर उसका टाइमिंग और इतने जोर से करना और जिस तरीके से करेगा था, ये सामान्य बुद्धि में नहीं आता है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल कुछ चंद रुपयों के लिए करेगा। ये अशोभनीय तो है, लेकिन ये जघन्य अपराध भी है। तो ये दोनों चीज के लिए एक तो हाउस कमेटी इसके ऊपर कुछ न कुछ निर्णय दे, लेकिन साथ में इसकी जांच उच्च स्तर पे होनी चाहिए कि मैडम तहसील पुनावाला कुछ कहना चाहते हैं। तहसील मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वीके अगर आप मुझे परमिट करें तो तहसील भाई को मैं जवाब देना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी विनीत जी, बड़े समझदार है। व्यक्तिगत जीवन में उनके संबंध कहाँ है, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इसमें किसी की भी रुचि नहीं है। और साथ में इसको इस तरह से छोटे नजरिए से मत देखे देशिन भाई कि उस समय क्यों नहीं बताया था। उसकी जांच करेंगे तो अलग से करेंगे, लेकिन आज पहला मुद्दा ये है कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है दर्ज होने चाहिए। साथ में एक सभी के सामने उदाहरण हो कि कल किसी भी व्यक्ति ने ये जो लोकसभा है, जो ये भारत के जनतंत्र का मंदिर है, इसका अपमान ना हो, इसके इस तरह से इसकी बदनामी ना हो, इस तरह से इसका दुरुपयोग ना हो। जो उन्होंने अशोभनीय कृत्य किया है, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है और जो उन्होंने अनैतिक आचरण किया है, ये निंदनीय है। और साथ में इसकी एक अपराध होने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो सवाल बार बार उठ रहा है, महुआ मोइत्रा की ओर से भी कहा जा रहा है, संसदीय समिति की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका क्यों नहीं दिया गया। जिन्होंने आरोप लगाए उनसे, जिनके ऊपर आरोप लगे, वो पूछताछ क्यों नहीं कर सकते। आप बताइए कि इसमें अमूमन होता क्या है संसदीय समिति में? क्या इस तरह का प्रावधान है कि जिसके ऊपर आरोप लगे वो आरोप लगाने वाले से या अन्य गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके? संसदीय समिति खुद ही डिसाइड करती है अपना प्रोसीजर, लेकिन इट इज़ मोर लाइक अ सिविल प्रोसीजर कोड, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट जहाँ की ये क्रॉस एग्जामिनेशन एट्सेट्रा होता है। इसलिए इसमें कभी क्रॉस एग्जामिनेशन का नहीं, लेकिन दिया जाता है मौका सब पार्टीज़ को अपना अपना पक्ष सामने रखने के लिए, और कमिटी डिसाइड करती है किस किस जगह से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी। तो ज़्यादातर जो आपके ये मिनिस्ट्री वाले हैं वो हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उस विषयों पे जो हैं, लेकिन ये क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई उसमें वो नहीं है। नहीं तो फिर तो क्रॉस एग्जामिनेशन है तो फिर तो एडवोकेट भी आएंगे किसी पार्टी के पक्ष में या उसके खिलाफ। तो ये तो मैं आपके पास आऊंगा। आप बार बार हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक भूल भुलैया वो दिखाना चाहते हैं किस तरह से महुआ मोइत्रा इस पूरे मामले में खुद के ही बनाए जाल में कहें या भूल भुलैया में फंसी हुई हैं। किस तरह से उनके सामने के जो रास्ते हैं एक एक करके बंद होते जा रहे हैं और किस तरह से उनके ऊपर जो दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है। एक एक करके आप देखिए, जिस भी रास्ते से वो जाती हैं कहीं ना कहीं पर, वो चाहे सीबीआई हो, वहाँ पर उनके खिलाफ कंप्लेन की गई है, लोकपाल में उनके खिलाफ कंप्लेन की गई है। कल दावा भी किया गया निशिकांत दुबे की ओर से कि लोकपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट में खुद ही अपने हलफनामे में बदलाव किए। संसद में सांसद के तौर पर जो उनकी सदस्यता है वो भी उस पर अब एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वो सांसद बनी रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। ईडी की बात भी जा रही है, वहाँ तक भी ये इस पे जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुई है या नहीं हुई है, पैसों के लेन देन की बात कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी इस रिपोर्ट में प्रश्न उठाए गए कि आखिर उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड क्यों दे दिया। टीएमसी जिसकी वो सांसद हैं, उस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, इस पूरे मामले में अकेले छोड़ दिया, कहा कि वो अपना बचाव खुद करें, अपनी सफाई खुद दें। और साथ ही एक के बाद एक संसद सदस्यता हो, चाहे टीएमसी में उनका भविष्य हो, ये पूरे प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर लगते जा रहे हैं। पार्टी में उनका रास्ता बंद होता जा रहा है। तो इस भूल भुलैया में महुआ मोइत्रा फंसी हुई हैं, कहाँ से निकलेंगी बाहर, कोई रास्ता इनका फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, उस पर भी हमारे सहयोगी लगातार नजर रखें, वहाँ की भी अपडेट आपको बार बार देते रहेंगे, पल पल में देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, जहां पर आचार समिति, जो लोकसभा की आचार समिति की बैठक चल रही थी, वहां से हमारे सहयोगी राजीव रंजन और प्रशांत ने रिपोर्ट दी है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आचार समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसे मंजूर कर लिया गया है और वहां पर इसके लिए मतदान भी किया गया। इसमें 6 वोट जो है वो इसके समर्थन में पड़े और 4 वोट जो है वो खिलाफ पड़े हैं। कल
समिति की रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन और प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। राजीव, क्या अपडेट है? किस किस ने वोट डाला है समर्थन में और किसने खिलाफ में वोट डाला, और 15 में से केवल 10 वोट क्यों पड़े? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, विनोद सोनकर जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात की है मीडिया से और उन्होंने कहा कि 6-4 से रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट किया गया है। 4 लोगों ने असहमति पत्र दिया है और उसमें उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी कही कि उनके हिसाब से जो परनीत कौर है, जो कांग्रेस की सांसद है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, वो उन्होंने सरकार का साथ दिया है। यानी महुआ के खिलाफ जो कार्रवाई की सिफारिश की गई है एथिक्स कमेटी के दौर से, उसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। और कमेटी के अध्यक्ष का ये कहना है कि काफी गंभीर मामला माना गया है और कार्रवाई के लिए जो है ये लोग अपनी रिपोर्ट जो है संभवतः आज नहीं तो कल तक जो है वो रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को पेश करेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन कमेटी का मानना है कि ये काफी गंभीर मामला है, 500 पन्ने की रिपोर्ट है और एनडीटीवी सूत्रों के हवाले से लगातार इस बात की रिपोर्ट कर रहा है कि जो कमेटी की जो सिफारिश है उसके मुताबिक उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसी सिफारिश की है और कमेटी ने यही सिफारिश की है कि उनके खिलाफ दूसरे भी मामले चले। जो पैसे के लेन देन का मामला है, उसके जो सरकार की दूसरी एजेंसियां हैं वो उसकी जांच करें। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से महुआ ने अपने लॉगिन पासवर्ड किसी और को दिए और वो लॉगिन और पासवर्ड देश से बाहर खोला जाता है। और राजीव, इसमें आगे की किस तरह की अब कार्यवाही की जाएगी समिति की ओर से? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक समिति की रिपोर्ट जो है कल जो लोकसभा अध्यक्ष को पेश कर दी जाएगी और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बहुत कुछ उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अब तक की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक जब संसद का शीत मौजूदा सत्र जो है शीतकालीन जब सत्र शुरुआत होगी तो पहले दिन जो है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो है संसद के लोकसभा के टेबल पर रखी जाती है। और वो चूंकि सत्ता पक्ष मामला है तो बड़ा आसानी से मंजूर हो जाएगी। चूंकि बहुमत का आंकड़े की कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा लंबा गैप है। एनडीए की बात करें और विपक्षी सांसदों की बात करें, एक विचार यहाँ यह भी कहा यह जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर चाहें, ये उनके अधिकार में होता है कि उनकी सदस्यता अगर कमेटी जो है रिपोर्ट दे देती है, कल तक रिपोर्ट दे देती है और उसमें इस तरह की सिफारिश होती है कि जैसा सूत्र बता रहे कि सदस्यता तो कल भी सदस्यता जो है महुआ मोइत्रा की उस हालत में जा सकती है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी सदस्यता खत्म करते। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया, बहुत रेयर देखने में आया कि अगर ऐसा होता है तो अमूमन परंपरा ये रही है कि जो रिपोर्ट जो है वो संसद के टेबल पर रखी जाती है, पहले दिन जो रखी जाती है उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है और उसके बाद जैसा जो फैसला जो लिया जाता है उस पर पालन किया जाता है। जी शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो रिपोर्ट है वो आचार समिति ने अडॉप्ट कर ली है, मंजूर उसे कर लिया है। प्रशांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, जो मतदान हुआ है उसके पैटर्न को लेकर आप क्या कहेंगे? आप सुबह से इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि परनीत कौर का जो वोट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उन्हें कांग्रेस से सस्पेंड भी किया जा चुका है, उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ चुके हैं। तो ये कई अपने जो राजनीतिक समीकरण है उसकी ओर भी इशारा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपसे अखिलेश, आपसे जो पिछली बार मैंने बात की थी, हम लोगों ने ये कहा था कि ये तो हालांकि एक एथिक्स कमेटी की वोटिंग के बारे में आज हमने बात की थी, लेकिन उसमें परनीत कौर का ये फैसला कि वो बीजेपी के साथ जाएंगी, रिपोर्ट के पक्ष में वोट करेंगी और महुआ मोइत्रा का समर्थन नहीं करेंगी, यानी जो बाकी विपक्षी सदस्यों ने जो वोट किया है रिपोर्ट के विरोध में उनके साथ नहीं जाएंगी। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि आप जानते हैं अमरिंदर सिंह बीजेपी में आ चुके हैं और कुछ दिनों से पंजाब में ऐसी अटकलें थी कि फिर से अमरिंदर सिंह वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं और उनकी कुछ बातचीत चल रही है, ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। लेकिन आज परनीत कौर का वोट करना बीजेपी के साथ, इससे लगभग ये संकेत साफ हो गया है कि अमरिंदर सिंह और परनीत कौर भी शायद अब बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि परनीत कौर कागज पे आज भी कांग्रेस की ही सांसद हैं, वो कांग्रेस से सस्पेंडेड हैं लेकिन कांग्रेस के खाते की सांसद हैं। तो ये तो परनीत कौर की बात हुई। लेकिन जैसा हम सुबह से कह रहे थे कि रिपोर्ट
को एडॉप्ट करने के लिए मत विभाजन होगा, वो हुआ और 6-4 से ये रिपोर्ट पारित हो गया। और जैसा राजीव बता रहे थे कि अब लोकसभा अध्यक्ष पर यह निर्भर करता है कि क्या वो तुरंत इस पर फैसला करते हैं कमेटी की रिपोर्ट को, क्योंकि कल ही माना जा रहा है कि उनको रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, या फिर शीतकालीन सत्र के शुरू होने का इंतजार करते हैं। अगर 2005 को आधार बनाया जाए, हालांकि उस समय सेशन चल रहा था, उसी बीच में कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट आने के बाद बाकायदा मोशन मूव किया गया था लोकसभा में। लेकिन उस वक्त अखिलेश सदन चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, अभी सदन नहीं चल रहा, तो देखना होगा सिफारिश क्या। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को आज अडॉप्ट करने के बाद कल सौंप देंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई, सिफारिश तो क्या है सर? सिफारिश वही, क्योंकि पार्लियामेंट में जब तक वो प्रेजेंट नहीं हो जाएगी तब तक वो देखिए, कमेटी के सभी सदस्यों ने, चाहे निशिकांत जी के द्वारा जो आरोप था, या हीरा नंदानी जी के द्वारा जो एफिडेविट था, या अधिवक्ता वकील साहब जो है दयादरी के द्वारा जो बयान था, उन सब रिपोर्ट को विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया, और तैयार करने के बाद अपनी सिफारिश के साथ लोकसभा स्पीकर को हम लोग भेज रहे हैं। इसके आगे कार्रवाई लोकसभा तो आप सुन रहे थे आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर को, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनल कर दी है, रिपोर्ट एडॉप्ट भी कर ली गई है। अब जो रिपोर्ट है उसे लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में क्या है इस बारे में वो उन्होंने कहा कि नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो भी आगे की कार्रवाई है वो स्पीकर अपने हिसाब से करेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, आपकी बात हुई होगी विशेषज्ञों से, उनका क्या कहना है कि इस तरह के मामलों में अमूमन क्या होता है जब स्पीकर के पास रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि जो सत्र है वो तो कहा जा रहा है कि 4 दिसंबर से शुरू होगा, यानी अभी तो उसमें वक्त है, लेकिन क्या उससे पहले जो बीच का वक्त है उसमें स्पीकर अपनी ओर से कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या सस्पेंड कर सकते हैं अगर एक्सपेल ना भी करें तो? जी देखिए अखिलेश, आप पिछली बार जब बात हम कर रहे थे तो बात बीच में कट गई थी। अगर 2005 में जो इस तरह का उदाहरण केवल एक बार मिलता है, जब पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला था। 2005 में जब रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, और चूंकि सत्र चल रहा था तो रिपोर्ट आने के बाद सदन में ही एक मोशन मूव किया था। प्रणब मुखर्जी जो उस वक्त लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्होंने ही मोशन मूव किया था और वो मोशन एडॉप्ट हुआ था। अब चूंकि अभी सत्र नहीं चल रहा है और शीतकालीन सत्र शुरू होने में अभी करीब 25 से 30 दिनों का समय बाकी है, तो ऐसे में कुछ लोगों का ये मानना है कि चूंकि रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश की गई है कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता वो खत्म कर दी जाए, तो इसमें संभवतः लोकसभा अध्यक्ष के पास कुछ अधिकार हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर स्थिति साफ नहीं है अखिलेश, क्योंकि अभी इस तरह का उदाहरण ही नहीं आया है, इस तरह का कोई एग्जाम्पल हम लोग के पास पहले से नहीं है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या कोई ऐसी शक्ति है कि रिपोर्ट के आधार पर वो पहले ही कोई फैसला कर ले, या तो उनको निष्कासित कर दें या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दें, जब तक उनके निष्कासन पर कोई फैसला नहीं हो जाता। इस पर भी ये बात कही जाती है, हालांकि इस पर नियम जो है वो स्पष्ट देखने होंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही होती है तब लोकसभा अध्यक्ष के पास भी अधिकार होते हैं, वो अपने हिसाब से भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं समिति की रिपोर्ट पर। तो ये भी देखने की बात होगी लोकसभा सचिवालय इस पर आगे क्या कहता है। बहरहाल प्रशांत, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी जी के पास आना चाहूँगा। अश्विनी जी, आपने सुना सोनकर जी को, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट जो है अडॉप्ट कर ली गई है, कल लोकसभा अध्यक्ष को सबमिट कर दी जाएगी, आगे की जो भी कार्रवाई है वो उसके बाद तय की जाएगी। लेकिन रिपोर्ट का अडॉप्ट होना आप किस तरह से देखते हैं? वही महुआ मोइत्रा का मामला जो कि शुरू से ही माना जा रहा था कि काफी गंभीर है। इस रिपोर्ट के अडॉप्ट होने के बाद ये तो तय हो गया है कि महुआ मोइत्रा जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप निराधार नहीं है, वो सत्य है। और अब दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकसभा स्पीकर के अधिकार को देखना पड़ेगा। बिल्कुल ये लोकसभा स्पीकर के अधिकार में है
कि अगर लोकसभा के पटल पर रखे जाने में या लोकसभा के जो सेशन है उस सेशन में कुछ समय है और कोई ऐसी रिपोर्ट अगर आती है एथिक्स कमेटी की या कहीं प्रिविलेज कमेटी की और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर ये देती है वो रिपोर्ट, तो लोकसभा स्पीकर अगले समय तक के लिए जब तक कि वो पटल पर नहीं रहे निर्णय ले सकते। यानी वो चाहें तो जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन पर एक्ट करते हुए अगले जब तक कि सदन के सामने नहीं रखी जाए तब तक के लिए वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं। उनके सारे जो अधिकार है, प्रिविलेजेस है, वो वहां से खत्म हो जाएंगे। दूसरा, डिस्कशन के समय तहसीन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की। देखिए, लॉ का एक मैक्सिम है। मैक्सिम क्या है कि आरोप किसी ने लगाया और आरोपी ने उन आरोपों को स्वीकार कर लिया तो वहां क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। तो अखिलेश जी, बड़ा सीधा सा बात है, जो दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट है उस एफिडेविट को लेकर के महुआ मोइत्रा जी ने ये एक बार भी नहीं कहा कि एफिडेविट गलत है। जो चाहे लॉगिन आईडी को पासवर्ड की बात है हो, चाहे क्वेश्चंस पूछने की बात करो, यानी उन आरोप में क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं है। तीसरी बात, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर की प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होगा। यहां एथिक्स कमेटी जो भारत के संविधान के अंतर्गत पूरी तरह से वो जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है उस क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए बनी है, वो मोड एंड मैनर डिसाइड करेगी कि उसका मोड एंड मैनर क्या होगा और वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन की जो बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तब होता जब दर्शन हीरानंदानी है, इनके जो एलिगेशंस जो उनके ऊपर लगे हैं कि लॉगिन आईडी उन्होंने विदेश में रहते हुए एक्सेस किया, उसको ये मना करती, इन्होंने मना नहीं किया। क्वेश्चंस पूछने की बात वहां से फ्रेम होकर के आए, ये नहीं मना किया। तो देखिए, ये आरोप तो तय हो गया। मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूं। तीसरी बात, इनके खिलाफ चूंकि पार्लियामेंटेरियंस के या कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है क्लास ए, ग्रुप ए बी सी डी का, उसकी जांच के लिए खास तौर से लोकपाल विधेयक के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में जो 11 लोगों की कमेटी है, वो कमेटी जो है वो निर्धारित करेगी तो उसमें क्या करना है। वो भी मोड एंड मैनर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए भी टीवी पर भी चल रहा है। निशिकांत दुबे जी ने भी ट्वीट किया कि सीबीआई से उन्होंने रिपोर्ट मंगवा ली। तो दोनों चीजें। अब एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, भारत के जो इंडियन पीनल कोड है उसमें 120A एक प्रावधान है। 120A क्या करता है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब दो एक्यूज पर्सन आपस में एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट करके किसी तरह से वो जो है आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, तो 120A का प्रथम दृष्टया मुकदमा तो बनता है। अब चारों के चारों जो लीगल क्वेश्चंस हैं, यानी पहला देखिए, ये सिर्फ प्रिविलेज का ही ब्रीच नहीं है, ये ब्रीच क्या है कि एक लार्जर नेक्सस जिसके तहत एक सांसद को जो संवैधानिक अधिकार। जी, मेरी आवाज आ रही है अखिलेश जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं बस माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी कमी है। पूनावाला ने मेरा पूरा समय खाया, इसलिए मैं 30 सेकंड और चाहूंगा। लेकिन हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज भी बीच में आ गई थी, तो आप उसका भी समय थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बहरहाल, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहसीन भाई, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि लोकसभा की आचार समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया है। इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर जो संसद में सवाल पूछने के बदले घूस लेने का आरोप लगा था, उसको एक तरह से सही माना है। यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का एक तरह का मामला है और इस पर भारत सरकार से सिफारिश भी की गई कि वो आगे कार्रवाई करे। लोकसभा स्पीकर से सिफारिश की गई है कि वो उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दे। तो अब कल ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, उसके बाद लोकसभा स्पीकर तय करेंगे कि आगे इस पर क्या कार्रवाई करनी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़क उठे। जातिगत सर्वेक्षण पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी ही मूर्खता से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गवर्नर बनना चाहते हैं। उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी दिल्ली में AQI 400 के पार यानी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में AQI 450 के पार है, जबकि नोएडा में 400 के करीब। दिल्ली और आसपास के कई शहर देश के 10
सबसे प्रदूषित इलाकों में शुमार हैं। इधर दिल्ली में अब दूसरे शहरों से आने वाली ऐप आधारित टैक्सी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दिल्ली में रजिस्टर्ड कैब ही चल सकेंगी। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। ग्रैब के नियम लागू करने में लापरवाही को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से सरकार नाराज है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मैदान में उतरेंगे। और वायु प्रदूषण रोकने को लेकर आपका क्या सुझाव है? सांसों पर संकट बना हुआ है। आप अपने सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं 9560055787 पर।